हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करने से पहले हम उसके विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। सबसे पहले है अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और ये जो गुणनफल होते हैं अभाज्य संख्याओं का, ये हमेशा अद्वितीय होता है। मतलब इसके क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन संख्याएं अलग नहीं ले सकते। जैसे हम एक संख्या लेकर देखते हैं। हम संख्या लेते हैं 12। 12 एक भाज्य संख्या है। हम 12 को 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये संख्या जो है, ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। तो हम 12 जो एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इनके हम क्रम को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसे 2 × 3 × 2 ऐसे क्रम आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन संख्या तो यही रहेगी। जैसे हमेशा 12 को 2 × 2 × 3 के गुणा के रूप में ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा हम इसे नहीं लिख सकते। एक संख्या और लेकर देखते हैं। जैसे हमने 6 को लिया, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। और ये दोनों संख्या कैसी है? इस दोनों संख्या अभाज्य संख्या है। तो हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें इनके क्रम की ओर ध्यान नहीं देना है। आगे है SCF या मसब। पहले हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में महत्तम समापक वर्तक। क्या होता है? तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापक वर्तक कहलाती है। हमको 2 संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 12 और एक ले लिया हमने 8। पहले हम इनका SCF ज्ञात करते हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें 12 और 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं अभाज्य गुणन? ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले 12 अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का पहले भाग दिया जाता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। और 2 का भाग जा रहा है तो और दीजिए। फिर 3 बार गया, आगे और 3 का भाग दे दिया और फिर अंत में कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आया तब तक हमें करना है, लेकिन भाग हमेशा क्रम से देना है। जैसे 2 का, 3 का, फिर 5 का और फिर 7 का। और नहीं जाए तो अलग बात, नहीं देना है, लेकिन देना हमेशा क्रम से है। तो और दूसरी संख्या हमारी है 8। तो 8 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2 और 2 में 2 का भाग दिया 1 और अंत में 1 आया, वहाँ पर हमें रुक जाना। तो हमें लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक 12 है, तो 12 का क्या है? 2 × 2 × 3। दूसरा है 8, तो 8 के 2 × 2 × 2। हमें इनका SCF मतलब मसब ज्ञात करना है। तो मसब ज्ञात करने में हमेशा कॉमन लिया जाता है। तो देखिए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड और 8 के दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 और भी कॉमन आ रहा है। जब तक कॉमन आता है वो लेते जाओ, आगे फिर कॉमन नहीं आ रहा है। तो SCF होगा SCF किन का? तो 12 और 8 इनका ज्ञात करते हैं, कोष्टक में से लिख सकते हैं। और कितना आएगा? तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है, बराबर क्या है? 4। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई 2 संख्याओं को
पूर्णतया क्या करेगी, विभाजित करेगी। मतलब 12 और 8 है तो 12 व 8 को 4 से बड़ी संख्या ऐसी कोई है ही नहीं जो इन्हें पूर्णतः विभाजित करे। तो 4 इनका क्या है, एचसीएफ या मसब। अब बात करते हैं एलसीएम या लसब की। पहले इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान रखना कि मसब में महत्तम समापवर्तक है और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य है। तो एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। जैसे हम दो संख्या लेते हैं, एक हम 10 ले लेते हैं और दूसरा हम 15 ले लेते हैं। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का भाग दिया 1 बार, और एक हमने कौन सी ली 15। तो 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग देते हैं, 5 बार गया, 5 में 5 का भाग गया 1 बार। इनके हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 10 के क्या होगी, तो 10 बराबर 2 × 5 और 15 का 3 × 5। हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किनका, तो 10 व 15 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को लेते हैं और उसकी अधिकतम घात ली जाती है। जैसे इनमें 2 आ रहा है तो हम 2 को लेना पड़ेगा, 2 × 3 आ रहा है तो 3 को भी लेना पड़ेगा, × 5 भी आ रहा है लेकिन 5 में कितने बार लेना पड़ेगा, 1 बार लेना पड़ेगा। तो सभी की अधिकतम घात लेनी है। तो 2 × 3 × 5 सभी को लेना है एक एक बार, ऐसे जितनी बार उतनी बार सभी को लेना है। इसमें सभी एक बार ही है, लेकिन जिसमें भी जिसकी घात जितनी अधिकतम होती है वो हमें उसमें लेना है। तो इसका हमें एलसीएम कितना आएगा, तो 5 3 15, 15 दूनी 30। तो 10 व 15 का एलसीएम आया 30। तो 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 व 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला है, तो अब आपको एचसीएफ व एलसीएम में अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एचसीएफ में हमने सीखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, और एलसीएम उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब उसमें भाग दिया जाता है और उसमें भाज्य होती है। अगला है, दो संख्याओं एवं उनके मसब व लसब में संबंध। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसब इंटू लसब। ये संबंध है दो संख्याओं के मसब और लसब में। ऐसे हम करके देखते हैं। हम दो संख्या लेते हैं, उनका मसब और लसब दोनों साथ में ज्ञात करते हैं। जैसे हमने संख्या ली, एक हमने ले ली 6 और एक हमने ले लिया 4। हम दोनों के लसब और मसब को ज्ञात करते हैं। तो 6 में पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, और 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। इनके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 क्या है, 2 × 3 और 4 का आया 2 × 2। तो हम दोनों को साथ में देखते हैं कि इनका मसब क्या होगा। मसब मतलब एचसीएफ, मसब या एचसीएफ। मसब क्या होता है, तो कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल एक 2 ही आ रहा है, तो इनका मसब क्या होगा 2। और एलसीएम या लसब, लसब या एलसीएम, इसमें क्या होती है, अधिकतम घात ली जाती है। कि हमें देखो इसमें 2 की घात 2 है, जैसे हम इसको 2 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी अधिकतम घात है।
तो 2 को लेना है, लेकिन लेना कौन सी, अधिकतम घात को लेना है। देखो यहाँ पर 2 की घात केवल 1 है, तो इसको नहीं, इसको लेना पड़ेगा क्योंकि अधिकतम घात है। तो 2 की घात 2 इंटू 3 को भी लेना पड़ेगा, तो ये 3। और जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 2 की घात 2 होता है 4, 4 इंटू 3 बराबर आएगा 12। हमें देखना है इनमें संबंध। तो संबंध का सूत्र क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसब इंटू लसब। पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या है 6 इंटू दूसरी संख्या है 4 बराबर मसब आया इनका 2 इंटू लसब आया इनका 12। 6 चौकरी 24 और 12 दूना 24। देखो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यह संबंध हमेशा सत्य होता है। यह संबंध केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है, 3 संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं के लिए लागू नहीं होता। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले का पहला है 140 हल। हमें 140 से पहले क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 70 बार जाएगा। फिर और 2 का भाग जा रहा है, तो ये 35। अब 35 में 5 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा। 7 में 7 का भाग दिया तो 1 बार। नीचे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा है 156। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, तो दिया कितनी बार गया, 78 बार। और 2 का भाग जा रहा है 39 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग जाएगा 13 बार। अब 13 के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 13 में 13 का भाग दिया तो 1 बार गया। अब नीचे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 156 के, तो 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तीसरा सवाल 3825। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3825 सबसे पहले हम इसके अंदर 2 का भाग देंगे, लेकिन नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर 3 का भाग देंगे। 3 का भाग जाएगा 1275 बार। इसके अंदर और 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग और देंगे, जाएगा 425 बार। अब इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग गया 85 बार। 85 में भी 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग दिया 17 बार गया। 17 में 17 के अलावा और किसी का भाग जाता नहीं है, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। हमें यहाँ पर हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, कभी भी भूल से भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देना है। तो लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अगली संख्या में चौथा सवाल 5005। इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसके अंदर 2 का और 3 का भाग तो जाएगा नहीं,
तो हम 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग जाएगा 1000 एक बार। 1001 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो हम 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग जाएगा 143 बार। 143 में अब 7 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 11 का भाग देते हैं, क्योंकि 7 के बाद सीधी अभाज्य संख्या 11 ही है। 11 का भाग जाएगा इसके अंदर 13 बार, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग दिया एक बार गया। यानी से लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। सबसे अंतिम सवाल है 5वां। 7429। इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 7429 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसके अंदर सीधा 17 का भाग जाएगा। 17 का भाग दिया 437 बार गया। अब 437 में 17 का भाग जाएगा नहीं, तो हमने इसके अंदर 19 का भाग दिया, 23 बार गया। अब 23 को देख अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग दिया एक बार गया। इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 7429 बराबर 17 × 19 × 23।